नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना गुरुवार को राजस्थान के दौरे पर हैं। वे अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश कर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी लगाई और दोनों मुल्कों के बीच अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस मौके पर अजमेर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना गुरुवार को राजस्थान के दौरे पर रही। वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अकीदतमंद के फूल और मखमली चादर पेश कर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी लगाई और दोनों मुल्कों के बीच अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। शेख हसीना के अजमेर दौरे के चलते दरगाह के रास्ते में सभी जगह हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया। बता दें, दरगाह में शेख हसीना का करीब 1 घंटे का कार्यक्रम रहा। दरगाह पहुंचने पर शेख हसीना का नगाड़े बजाकर भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर उन्हें चुनरी उड़ाकर मोमेंटो भेंट किया गया, जिसके बाद वापस वह सर्किट हाउस पहुंची। जानकारी के लिए बता दें, शेख हसीना की यह ख्वाजा साहब की दरगाह पर चौथी यात्रा है। उनकी जियारत के समय दरगाह को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह खाली करा दिया गया था। शेख हसीना आज शाम को ही अजमेर से जयपुर लौट गई। नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश डाबरा। देखिए, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी दरगाह जियारत लगभग पूरी हो चुकी है और दरगाह से वो रवाना हो चुकी है। दरगाह से कुछ ही क्षणों में देखिए सामने आपको गाड़ियां नजर आएगी और काफिले के साथ में वो वहां से रवाना हो चुकी हैं। दरगाह वो जियारत उनकी पूरी हो चुकी है और दरगाह जियारत के बाद में वो सीधे जो है वहां से दिल्ली गेट से फवारा सर्किल से होते हुए अम्बे माता चौराहे से होते हुए सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहां पर जो उनका डेलीगेशन है 40 जनों का, उसके साथ में लंच करेंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे और उसके बाद बाय रोड सड़क के रास्ते जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर से सीधे वो जो है बांग्लादेश ढाका के लिए रवाना होंगे। देखिए, उनको आज देखिए जो दरगाह के खादिम हैं कलीमुद्दीन, उन्होंने शेख हसीना को जियारत कराई है और अब जो है उनकी अंजुमन कमेटी की ओर से दस्तारबंदी कर उनको तबरुक भेंट कर जो है रवाना किया गया है। वहां से कुछ ही देर में वहां से रवाना हो चुकी हैं। देखिए, जो पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आएगी आपको। जो आसपास में जितनी भी जो सड़क मार्ग के रास्ते में जितनी भी दुकानें जो प्रतिष्ठान लोगों के थे, उस सभी को व्यापारियों से निवेदन करके उनके जो व्यापारी हैं उनको दुकानों को बंद कराया गया है। देखिए, लगभग 12-13 दिनों से ये जो है इनकी तैयारियों को लेकर एक बांग्लादेश से डेलीगेशन आया हुआ था। कई सारी बैठकें ये यात्रा को सफल करने के लिए की गई और जो है आज लगभग सफल होती हुई पूरी तरीके से नज़र आ रही हैं। आज जो है बता दें, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो पूर्व में भी लगभग 3 बार जो है अजमेर दरगाह जियारत के लिए आ चुकी है। 1996, 2010 और 2017 और एक आज जो आई हैं 2022 में आई है। तो लगभग देखिए 4 बार अजमेर दौरा उनका हो चुका है। देखो, गाड़ियों के सायरन की आवाज़ लगभग आ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आ चुकी हैं। शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, दरगाह जियारत सर्किट हाउस के लिए वो रवाना हो रही हैं। देखिए, आगे जो टास्क फोर्स की गाड़ियां होती है वो निकल चुकी है और आगे दूसरी गाड़ियां अब आना शुरू हो चुकी हैं। शेख हसीना जो हैं ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठी हुई है। देखिए, वो ब्लैक कलर की गाड़ी भी हमें दिख चुकी है। लगभग 3 से 4 गाड़ियों के पीछे शेख हसीना की गाड़ी है। देखिए, अजमेर जियारत सफल हो चुकी है। शेख हसीना इसी गाड़ी में मौजूद हैं। इसी ब्लैक गाड़ी में शेख हसीना बैठी हुई हैं। लगभग 40 से ज़्यादा जनों का काफिला इस पूरी
यात्रा में जो है आया हुआ है। अब ये यहाँ से रवाना होकर सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे। सर्किट हाउस में दिन का खाना जो है लंच लेकर और कुछ देर विश्राम करके यहाँ से निकलेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दरगाह जियारत कर ली है। दरगाह जियारत के बाद उनका काफिला देखिए दरगाह जियारत कर ली है। दरगाह से काफिला पूरी तरीके से रवाना हो चुका है। दरगाह में उनको सोन हलवा और तबर्रुक भेंट किया गया है। देखिए शेख हसीना के द्वारा मखमली चादर जो है और हकीकत के फूल मज़ार पर पेश किए गए हैं। पूरी तरीके से सभी रास्तों को बंद किया गया था और अब शायद हो सकता है कहीं ना कहीं इस रास्ते को थोड़ी देर में खोला जाए। देखिए जो यहाँ पर घर बने हुए हैं, जितने भी घर इस रास्ते में आते हैं उन पर जो बालकोनियों में लोग खड़े होते हैं, छज्जों पर लोग जो खड़े होते हैं, उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई गई है। उनका जो मोबाइल से जो वीडियो बनाते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई गई है। सभी को मना किया जा रहा है इस चीज़ के लिए और मीडिया की इस चीज़ से दूरी बनाई गई है। एक्चुअली वास्तव में हम आपको बात बता दें कि पहले जो है मीडिया का पास बनना था और मीडिया को अलाउ भी था कवरेज करने के लिए, लेकिन अभी आप जो फंवारा सर्किल इस तस्वीरों में आपको एक सर्किल दिख रहा है, वहाँ पर मीडिया ने कवरेज करी है। वहाँ से खड़े होकर जो है मीडिया ने आप, हम और सपना के संयुक्त तत्वावधान में 18वां अजय मेरू बाल एकांकी नाट्य समारोह फेस्टिवल का आयोजन जवाहर रंगमंच में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा सर्वप्रथम नटराज की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में 9 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर चिकित्सकों, शिक्षकों सम्मान स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में विजेता स्कूल को पुरस्कृत किया गया। आप, हम एवं सपना संस्था की ओर से आज जवाहर रंगमंच पर बाल एकाकी नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अजमेर शहर की कई स्कूलों ने इस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर समारोह के संचालक विष्णु अवतार भार्गव ने बताया कि इस बाल एकाकी नाट्य समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य खत्म होती रंगमंच कला को पुनः जीवित करना है और नई पीढ़ी के बच्चों को इस कला से अवगत करवाना है। साथ ही इस मौके पर बाल कलाकारों ने आज के परिदृश्य पर आधारित नाट्य प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में नगर निगम अजमेर ने अपना योगदान दिया। इस दौरान दक्षिण विधायक अनीता भदेल, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता, सुनील दत्त जैन, विनीत लोहिया, सुभाष खंडेलवाल, ललित शर्मा, नरेंद्र डीडवानिया, हरवंश दुआ, रौनक सोगानी, भाजपा नेता अरविंद यादव, लाखन सिंह, लॉयन राजेंद्र आभा गांधी, लक्ष्मी नारायण मोदी, योबी जॉर्ज, केशव सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले के अग्रणी कार्यक्रम करने वाले चिकित्सकों और नाट्य में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। साथ ही स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया, जिनकी अनुपस्थिति में सूरज चंदेल ने पुरस्कार ग्रहण किया। स्वर्ग जाना है, मुझे वैकुंठ जाना है, मुझे स्वर्ग भेजो, मुझे वैकुंठ भेजो, मुझे स्वर्ग भेजो। स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है। जहान धर्म न बुद्धि नहीं, नीति नास्ति जन समाज।
देखा कि आज हमने इस मंच पर एक एकांकिक नाटक की प्रस्तुति दी है जिसका शीर्षक अंधेर नगरी चौपट राजा था। और जैसा कि आप सबने देखा कि इस नाटक के अंदर हमें शिक्षा भी मिलती है कि जैसे कि अंधेर नगरी के अंदर बहुत सी चीज़ें टके सेर में मिलती है। हर छोटी से छोटी चीज़ टके सेर में मिल रही है और टके सेर में मिलने के कारण जो हमारे शिष्य गोवर्धन दास थे उन्होंने यह सोचा कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें टके सेर में खाने को मिलेगी। यह सोचकर उन्हें लालच आ गया और लालच आने के कारण अंत में उन्हें मुसीबत का भी सामना करना पड़ा। तो और इसी के साथ हमें एक शिक्षा यह भी मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे स्थान पर वास नहीं करना चाहिए जहाँ पे न्याय व्यवस्था और शासन व्यवस्था उचित ना हो। जैसा कि हमारे अंधेर नगरी के अंदर था, जो हमारा राजा था वो थोड़ा चौपट था, अर्थात बुद्धिहीन था, विवेकहीनता के कारण उचित न्याय नहीं कर पाता था और जो बेचारा निर्दोष हमारा गोवर्धन दास था उसे फांसी की सजा सुना के आदेश दे दिया। तो इन सब से हमें यही पता चलता है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए और कभी भी ऐसे लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे लोग अपनी बुद्धिहीनता का, विवेकहीनता का दूध है। हाँ, अच्छा, कितने स्कूल से आ गए जरा बताएंगे? सभी आप स्कूल से ही आए हैं ना, तो हाथ ऊपर करिए फिर। हाँ, हम सब स्कूल से आने वाले बच्चे हैं और इस नाट्य समारोह में अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, यही करने वाले हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार। देखिए 9 प्रस्तुतियां यहाँ होने वाली है ना, और उन 9 प्रस्तुतियों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले हैं। ऐसा ही होने वाला है क्योंकि कंपटीशन है ना। अब कंपटीशन में 9 बच्चे बहुत कम संख्या है ना, मतलब बहुत बड़ी संख्या नहीं है, परंतु एक नाटक के मंचन में लगभग आधा से पौना घंटा लगता है और इसलिए ये समारोह में बहुत टाइम होता है, टाइम टेकिंग होता है ना। आपको कितना मिनट्स दिया है वैसे, किसी को जानकारी है? 30 से 35 है ना, 30 से 45 मिनट्स आपको दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि 9 वैसे देखें समय के अनुसार तो बहुत बड़ा समय इसमें 9 प्रस्तुतियों में लगने वाला है, लेकिन ये जो 9 प्रस्तुतियां यहाँ होने वाली है, सर्वश्रेष्ठ नाटक की प्रस्तुति के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए? क्या होना चाहिए जरूरी? कोई एक बच्चा बोले। वॉइस एकदम क्लियर होना चाहिए और एक्सप्रेशंस बहुत क्लियर होने चाहिए। जिन्होंने वॉइस के लिए बोला है, जिन्होंने एक्सप्रेशंस के लिए बोला है, तो ये इस मंच पर, जवाहर रंगमंच के इस मंच पर हम नाटक की प्रस्तुति देने वाले हैं। उसी तरह से ये पूरा संसार एक रंगमंच है। आया समझ में? ये पूरा संसार एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, अपनी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन पाया है, तो इस मनुष्य जीवन ये संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति है और इसी कारण से वो अपने आव भाव, जानवर को कहते हैं वो अपने भाव चेंज कर ले, वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इंसान अपने भावों को चेंज कर सकता है, तो अपने भावों को बना सकता है। अपने मुख पर मुझे दुख है लेकिन फिर भी स्माइल करनी है, होता है ना। मेरे दुख को मुझे प्रकट नहीं करना है, मुझे स्माइल करना है। इस मंच पर, इस संसार रूपी मंच पर मुझे जीवन नकारात्मक नहीं सकारात्मक होकर के जीना है। तो जो ये भाव इस मंच से सीखेगा वो जीवन में भी उसी भाव से उस जीवन को जिएगा। इसलिए जीवन को जीने की कला आनी है
तो इस जवान रंगमंच पर प्रस्तुति दे करके आ सकती है। तो हमारी वॉइस क्लियर होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, और हमारे भाव, ठीक है। और क्या होना चाहिए? ये 2 चीजें हमने डिस्कस की। और क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है ना। मैं जो कुछ यहाँ बोल रहा हूं, उस पर मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। कई बार होता है ना, हम मंचन करते करते जो संवाद है वो संवाद भी भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं भूलते? भूल जाते हैं ना। मुझे ये शब्द बोलना था, ये शब्द मैं बोलना भूल गई, तो भूल गई तो खड़े रह जाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो क्या करना? कॉन्फिडेंस से वो जो नाटक हमने जिया है उसको मन में उतारना, उसको जीना। जिसको जिया है, भले ही वो शब्द हमें याद नहीं है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, भाव का प्रकटीकरण के लिए कोई सा भी शब्द चुन सकते हैं। तो हमारा आईक्यू तत्काल रूप से प्रेजेंट करना, हाजिर जवाबी, वो भी होना बहुत जरूरी है। कि मैं संवाद का वो एग्जैक्ट शब्द भूल गई हूं, तो मुझे ये बात कहनी है। तो इस बात को कहने के लिए यदि वो शब्द नहीं है, तो मैं इस शब्द को भी उस बात को कहने में कभी समय जाया नहीं करूंगी और तत्काल अपनी बात को कह दूंगी, है ना। हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछा गया, भाई आप क्या कर रहे हो? तो उसको लगा कि भाई क्या कर रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हो? तो उसने बोला कि मैं एमएससी केमिस्ट्री में कर रहा हूँ। तो तत्काल दूसरा क्वेश्चन था, भाई केमिस्ट्री क्यों, फिजिक्स क्यों नहीं, बायोलॉजी क्यों नहीं? तो उसको जवाब तो था नहीं, क्योंकि उसने बीएससी के बाद में उसको एमएससी केमिस्ट्री में करनी थी। तो उसने क्या किया कि केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, इसलिए मैं केमिस्ट्री में कर रहा हूँ, केमिस्ट्री इज मिस्ट्री। अब ये सही जवाब नहीं है हालांकि, परंतु उसको जवाब देना था तो उसने तुरंत जवाब दे दिया, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इससे आता है। तो ये जो मंचन है, यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी, है ना, और एक्सप्रेशंस। यदि एक उदाहरण देती हूँ, है ना। मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, और भैया ने मुझे इनवाइट किया है इस कार्यक्रम में आने के लिए, और ये फोन कर रहे हैं मुझे, अनीता जी आप आएंगे? अरे भाई साहब हाँ, मेरे घर में किसी की डेथ हो गई। मैं हंसते हुए इसको बोलूंगी तो सामने वाला मुझे बेवकूफ समझेगा कि नहीं समझेगा? अरे इसके घर में डेथ हो गई और ये बोल कैसे रही? तो भाव, शब्दों, स्वर का उतार चढ़ाव और एक्सप्रेशन। शब्द क्या है, मेरा जो स्वर निकल रहा है वो ऊंचा स्वर है कि निम्न स्वर है कि मध्यम स्वर है ना, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उस भाव के साथ हम बोलेंगे तो यहाँ हम अपना बेस्ट कर पाएंगे, और जो बेस्ट कर पाएगा वो जीवन में भी बेस्ट ही कर पाएगा। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर भी जाने वाले हैं। जो बच्चे प्रस्तुतिकरण देने वाले और जो सामने बैठ करके देखने वाले हैं, वो भी समीक्षा कर सकते हैं कि यदि इस नाट्य प्रस्तुति में 4 पात्र हैं, तो 4 पात्रों में सबसे बेस्ट किसने दिया है। या आप खुद भी समीक्षा कर सकते हैं। यहाँ जजेस तो हैं, हमारी दिशा कृष्णानी जी, माधवी जी एज ए जज तो आई हैं, लेकिन हम भी उसको जज कर सकते हैं और जज करके सीख सकते हैं कि किसने क्या कमी की है, उसको हम पूरा करें। और बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, किस सोशल कॉज को लेकर के हमने किया है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। पर चलो मेरे को नहीं बोलना, बहुत सारी चीजें बोल गई, है ना। पर आपने इस कंपटीशन का हिस्सा बने हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी ओर से आप बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण यहाँ करने वाले हैं,
और यहाँ से कुछ सीख कर भी जाने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि कंपटीशन में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। जिसने हिस्सा लिया वो बधाई का पात्र है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आना जरूरी नहीं है, पर कंपटीशन में हमने कोशिश की है वैसा प्रस्तुत करने की, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सब इस कंपटीशन का हिस्सा बने हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, ढेरों ढेरों मेरी ओर से शुभकामनाएं। और इस मंच को उपलब्ध कराने वाले हमारे अजमेरू बाल एकांकी नाट्य समारोह के सभी सदस्यों को भी बधाई, क्योंकि इस तरह का कंपटीशन कोई संस्था नहीं है जो अजमेर में कराती है। लेकिन आप पिछले 18 सालों से, 18 साल किसको कहते हैं, है ना, एक जिस बच्चे का जन्म होता है वो मतदाता बन जाता है 18 साल बाद। तो होता है कि नहीं होता है ना? तो 18 सालों तक सबके सहयोग से अब ये जवाहर रंगमंच बुक कराया है, तो इसमें भी पैसे लगे हैं और बाकी की व्यवस्थाएं कराई है। ये फूल माला आई है, ये माइक आया है, ये बैनर आया है, ये दीपक आया है, सब में पैसे होते हैं ना, खर्च होते हैं ना, हाँ। और फिर आपको पुरस्कार भी देंगे, तो इनको क्या मिलने वाला है? इनको कुछ मिलने वाला नहीं है इस चीज से, परंतु मेरे अजमेर शहर की प्रतिभाओं का निखार हो। मैं भी तो जानूं, ये मंच खोजता है कौन से स्कूल की कौन सी प्रतिभा है जिसको हम रंगमंच का कर्मी बना सकते हैं, रंगमंच का नाट्यकर्मी, नाटक का के रूप में, नाट्यकर्मी के रूप में उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को ये मंच उपलब्ध कराने वाली इस संस्था को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके सहयोग से आप इस कार्य को अंजाम देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले वर्षों में भी आप लगातार ऐसे आयोजन करते रहेंगे। समस्त पदाधिकारी साथीगण, मेरे अभिन्न मित्र और घनिष्ठ मित्र बना तमाम मेरे दर्शक साथीगण, ज्योतिश्री, आज हमारे भी कोई प्रोग्राम था डेरी में, अपना आदेश था कि मुझे हाजिर होना है, तो मैं बीच में आया क्योंकि जाने का रास्ता भी शायद ब्लॉक हो सकता है थोड़ी देर में ड्यूटी करने का, तो मैं ज़्यादा समय नहीं रुकते हुए आपसे एक क्षमा चाहता हूँ। परंतु आपके इस कार्यक्रम की मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ कि समाज सुधार के लिए ये नाटक, ये मंच और ये जो कार्यक्रम होते हैं आज से नहीं, आज़ादी से पहले भी बहुत प्रभावशाली रहे। और इन नाटकों के मंचन से आज़ादी से पहले भी लोगों में जो है प्रेरणा भरते थे कि आज़ादी कैसे प्राप्त की जाए। आज हम देश आज़ाद हो गया तो समाज सुधार के लिए भी ये कार्यक्रम चलते हैं, बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका कार्यक्रम बहुत शानदार सफल हो और जो जीतेंगे, विजेता रहेंगे उनको भी बधाई, और जो विजेता नहीं रहे वो अगले साल और तैयारी करें, जिससे कि हमारे भाई नरेंद्र जी भारद्वाज, विष्णु जी एवं उनकी समस्त टीम, उसको मैं बधाई देना चाहूँगा कि सफलतम 18 साल, और जो मेरी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम एक बार जवाहर मंच पर होना चाहिए, तो आज जोर से ताली बजा के इसका अभिनंदन करेंगे। ये कार्यक्रम 18 वर्ष के बाद जवाहर रंग मंच में हो रहा है। पहले सूचना केंद्र पर आपको आयोजित हुआ करता था, और मेरा कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जिस वर्ष में नहीं आऊँ। 18 वर्ष से हर कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, और एक नन्हे से बीज की तरह चालू हुआ था और आज वटवृक्ष बन गया है। और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक स्कूल और संस्थान इसमें अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। पुष्कर के भाजपा पार्षद महेंद्र सिंह खंगारोत ने आज खाटू नरेश बाबा शाम के दरबार में हाजिरी लगाई। खंगारोत ने गौमाता में फैली लंबी बीमारी से गायों को निजात मिले, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करी। साथ ही गायों को बाबा शाम का प्रसाद खिलाया। पुष्कर के भाजपा पार्षद महेंद्र सिंह खंगारोत ने खाटू नरेश बाबा शाम के दरबार में हाजिरी लगाकर गौ माता को लंपी बीमारी से जल्द निजात दिलाने की कामना की। इस दौरान खंगारोत ने खाटू शाम से लड्डू गोपाल की मूर्ति लाकर खरकेड़ी रोड स्थित लंपी आइसोलेशन सेंटर में स्थापित की। साथ ही बाबा शाम का प्रसाद भी गौ माता को खिलाया। इस मौके पर खंगारोत ने बताया कि उनकी खाटू के श्याम बाबा में गहरी आस्था है और उन्हें पूरा भरोसा है कि बाबा गौ माता पर आए इस संकट को जल्द से जल्द दूर करेंगे। गौरतलब है कि खंगारोत लंपी संकट से लगातार गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं।
क्षेत्र में लापता महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट डॉक्टर थाना क्षेत्र में लिखाई गई थी। महिला का शव रामगंज क्षेत्र के साधु बस्ती के मकान में मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो अभी हम हैं रामगंज थाना क्षेत्र के अजयनगर इलाके में और यहाँ पर जो है एक मकान में एक महिला की जो है हत्या कर दी गई है। जो महिला है लगभग 3 से 4 दिनों से लापता थी और उस महिला की लापता की गुमशुदगी की जो शिकायत है वो क्लिक टावर थाना में मौजूद है। लेकिन आज उस महिला की जो है अजयनगर क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में उसका शव मिला और शव जो है लगभग 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। जब आसपास के कॉलोनी वालों को इसकी गंध आई तब लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दी और रामगंज थाना पुलिस यहाँ मौके पर आ चुकी है। देखिए जो रामगंज थाना पुलिस के SHO हैं वो हमारे सामने एक बार बात कर लेंगे। किस तरह की सूचना मिली थी? कहाँ की रहने वाली है और कहाँ डेड बॉडी मिली है? एक मिनट ये क्या हुआ? हाँ सर भैया थोड़ा नीचे करो ना यार, 1 मिनट यार। अरे यार क्या हो रहा है, थोड़ा नीचे कर लो यार। जी सर क्या मामला है और कहाँ की रहने वाली थी ये महिला? ये आज सुबह थाने पे इत्तला मिली थी कि साधु बस्ती में जो एक मकान है उसमें किसी महिला की लाश पड़ी हुई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। यहाँ मकान को चेक किया तो इसमें एक लाश मिली जो कि ज्योति नाम की लड़की थी, जिसकी MPR क्लॉक टावर थाने में दर्ज है। ये क्लॉक टावर थाने की रहने वाली थी और ये जो मकान है ये अनुराधा नाम की महिला का है जो साधु बस्ती में है। इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर FSL और MOB टीम बुलाई गई है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सर ज्योति असली में कहाँ की रहने वाली है और क्या करती थी? ये उसरी गेट इलाका क्लॉक टावर थाने में पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है। किस स्थिति में शव मिला सर? अभी अगर जो मिला है क्या स्थिति है? शव काफ़ी बुरी स्थिति में है, करीब 2-3 दिन पुराना प्रतीत होता है और डिकम्पोज होने लग गया। कोई ऐसा कुछ लग रहा है कि मदद का? हाँ बिल्कुल, प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही प्रतीत होता है। देखिए हमारे साथ थे रामगंज थाना पुलिस के SHO सत्येंद्र सिंह नेगी, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि ये प्रथम दृष्टया जो लग रहा है वो हत्या का ही मामला लग रहा है। देखिए आसपास के लोगों में एक भय सा यहाँ बन चुका है। रामगंज साधु बस्ती ये कहलाती है। ये एम्बुलेंस यहाँ मंगा ली गई है। कुछ ही देर में जो है शव को यहाँ से लेकर आया जाएगा और जो है JLN अस्पताल की मोर्चरी भिजवाकर जो मेडिकल प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी। देखिए जानकारी के अनुसार हम बता दें, यह जो जिस महिला की हत्या यहाँ पर की गई है वो महिला पेशे से ब्याज का काम करती थी, ब्याज पे पैसे चलाने का काम करती थी। और दूसरी जो महिला है जिसके घर में शव मिला है, यहाँ से तो यहाँ से आपको बुला देंगे। नहीं अंदर नहीं जाना, यहाँ से करूँगा खड़ा। कल कोई बात नहीं, कोई बात। ये आसपास के क्षेत्रवासी हैं, भीड़ जमावड़ा यहाँ लग चुका है। पहली बार ऐसा इस तरीके का माहौल यहाँ इन लोगों को देखने को मिला है कि किसी की शव मिला किसी के घर में और 2 से 3 दिन पुराना शव बताया जा रहा है। शव की जो है जब बदबू पूरे क्षेत्र में फैली तो पुलिस को सूचना दी गई और रामगंज थाना पुलिस मौके पर यहाँ आई है। देखिए जो पूर्व पार्षद है यहाँ की रश्मि इंगुरानी, वो भी माफी चाहेंगे, अभी भी पार्षद हैं यहाँ की, उनसे बात कर लेंगे क्योंकि वो भी यहाँ पे मौके पे आ चुकी हैं। पुलिस को सूचना दी है, आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं उन्होंने उनको सूचना दी। किस तरह की सूचना मैडम आपको मिली? देखिए अजयनगर में विवेकानंद कॉलोनी है मेरे वार्ड के अंदर। सुबह क्षेत्रवासी आए थे कि बदबू आ रही है काफ़ी, तो हम भी इस समय आए। फिर चौकी पे हमने कंप्लेन भी की थाने में, वहाँ से पूरी टीम आई और उन्होंने जैसे ताला तोड़ा तो वहाँ एक महिला की लाश पड़ी थी। जो महिला को जानकारी में पता पड़ा है कि महिला जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कल केसरगंज थाने में दर्ज कराई गई है, वही है लगभग 28 से 30 बरस के बीच में जाना ये जाता है। अब टीम आई है, जांच हो रही है, इनको लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। घर एक
कोई कौन रहती है, कौन है, ये नाम है अनु। हाँ, ये कोई अनु है, उसका घर है, लोन चलाती है सुन में। हाँ, वो रहती है, काफी समय से वो रह रही है यहाँ। देखिए हमारे साथ रश्मि हिंगोरानी जो कि यहाँ के वर्तमान पार्षद हैं और पहले भी इसी क्षेत्र से पार्षद रह चुकी हैं। अन्नू नाम की महिला का एक घर बताया जा रहा है, जिस लड़की की जिस महिला की आज जो है ये हत्या हुई है, उस महिला का लगभग 28 से 30 साल उसकी उम्र जो है बताई जा रही है। देखिए साधु बस्ती, विवेकानंद कॉलोनी साधु बस्ती ये कहलाती है। थोड़ा रुको 5 मिनट। देखिए शव को बाहर ले आए हैं और अब एम्बुलेंस में रखकर शव को जो है जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में भेजा जाएगा। लो इधर उधर हो जाओ, बदबू आएगी। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो अजमेर में आज 8 सितंबर 2022 को बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आज विजिट अजमेर दरगाह शरीफ में करने वाली हैं। उसी को लेकर पूरे राजस्थान की पुलिस और राजस्थान सरकार के द्वारा कई सारे इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में जो है वो दरगाह ज़ियारत करेंगी और उस पर पुलिस को इतनी बड़ी है कि यहाँ पर खबर जो है पुलिस को देखने को मिली है कि एक महिला का शव काफ़ी बेकार स्थिति में, ख़राब स्थिति में दूसरी महिला के घर पर मिलता है, जो कि रामगंज थाना क्षेत्र में है। और चलिए महिला के शव को बाहर लेकर आया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में महिला का शव था। देखिए 2 कमेंट जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं किस जगह का वीडियो बता दें। रामगंज थाना क्षेत्र का वीडियो है, रामगंज थाना क्षेत्र का साधु बस्ती विवेकानंद कॉलोनी का ये वीडियो है। पुलिस ने पूरी तरीके से मौका मुआयना कर लिया है, एफएसएल टीम यहाँ मौके पे आज। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।